Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic basic types of sales organizational structure. यानी कि आज के लेक्चर से हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिसमें से द वेरी फर्स्ट टाइप इज लाइंस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. The line organization is the oldest and simplest sales organizational structure. It is widely used in smaller firms and in firms with smaller number of selling personnel. For instance, in companies that cover a limited geographical area or sell a narrow product lines. यानी कि जब मैं लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट सिंपलेस्ट है. मोस्टली जो स्मॉलर फर्म्स हैं या फिर वो फर्म्स जिनके अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ सेलिंग पर्सनल्स होते हैं, उन फर्म्स के द्वारा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फोकस किया जाता है, यूज किया जाता है. जैसे कि कंपनीज जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में वर्कआउट कर रही हैं या फिर जो नैरो प्रोडक्ट लाइंस को सेल कर रही हैं, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है. यहाँ जो चेन ऑफ कमांड है वो टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव से सब ऑर्डिनेट्स की तरफ रन करती है. यानी कि जो टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके हाथ में कंप्लीट कंट्रोल होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, और उनके द्वारा डायरेक्शंस दी जाती है सबऑर्डिनेट्स को, और सबऑर्डिनेट्स को इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी वर्किंग को कंप्लीट करना होता है, अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है. जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लाइन अथॉरिटी में अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं, और जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो केवल और केवल एक ही पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यानी कि सिंगल पर्सन कंट्रोल को फॉलो किया जाता है अंडर द लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स्ड वे में डिफाइन कर दिया जाता है. यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, हर सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर वे में, फिक्स वे में डिफाइन कर दिया जाता है, और जिनको इसके रिगार्डिंग चार्ज दिया जाता है वो उसके रिगार्डिंग डिसीजंस को भी फॉलो कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के डिसीजंस के साथ साथ एक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं. इसके रिगार्डिंग इन्हें कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है. जो लाइंस ऑफ अथॉरिटी है वो वर्टिकल वे में स्ट्रक्चर में रन करती है, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में जो पर्सन्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर्स ऑन दैट लेवल. यानी कि अगर मैं एक ही लेवल की बात करूंगा तो उस पर ऑपरेट करने वाले जितने भी पर्सनल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं, और वो किसी भी तरीके से बाकी और पर्सनल्स पर जो उसी लाइन में हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. इंडिपेंडेंटली वो वर्कआउट करते हैं. इसके लिए हम यहाँ एक प्रॉपर लाइंस सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करते हैं, जिसके बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फोकस किया जाता है बाय द स्मॉल फर्म्स. यहाँ मैंने एक प्रॉपर लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, जिसमें टॉप लेवल पर जनरल मैनेजर वर्किंग में है. जनरल मैनेजर के अंडर में सेल्स मैनेजर वर्कआउट करते हैं. यानी कि सेल्स मैनेजर जनरल मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट्स की तरह अपने रोल को प्ले करते हैं. सेल्स मैनेजर के अंडर में अगर डिफरेंट टाइप के डिविजन्स रन कर रही हैं स्मॉल फर्म्स में, तो हर डिवीजन के रेफरेंस में एक एएसएम यानी कि असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, और वो उस पर्टिकुलर डिवीजन की वर्किंग के रिगार्डिंग कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल भी है और अकाउंटेबल भी होता है. तो यहाँ डिवीजन 1 के रेफरेंस में एएसएम को अपॉइंट किया गया, डिवीजन 2 के रेफरेंस में एएसएम को अपॉइंट किया गया है, डिवीजन 3 और इसी तरीके से डिवीजन 4 के रेफरेंस में भी एएसएम को अपॉइंट किया गया है. और जितने भी एएसएम है हर किसी के अंडर में सेपरेटली सेल्स पर्सन्स की एक टीम को अपॉइंट किया जाता है, या डिफरेंट सेल्स पर्सन्स उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं. तो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें वर्टिकल वे में डायरेक्शंस को फॉलो किया जाता है. यानी कि गाइडलाइंस आती है जनरल मैनेजर की तरफ से सेल्स मैनेजर को, सेल्स मैनेजर उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को फॉलो करता है, और फिर गाइडलाइंस को डेवलप करते हुए इन्हें डिफरेंट डिविजन्स के एएसएम को पास करता है. एएसएम इन गाइडलाइंस पर अपनी प्लानिंग करते हुए फिर इसको पास करते हैं टू द सेल्स पर्सन्स, और सेल्स पर्सन्स इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं.
तो इस तरीके से ये लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपरली वर्किंग में रहता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको फोकस किया जाता है। सबसे बड़ा रीजन है, जब मैं स्मॉल फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरा इसका रीजन है कि लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो और इसी वजह से इसको हम मिलिट्री टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देते हैं। दैट इज क्लियर। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, इस टाइप की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे कि हमने इसके कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था कि यहाँ जो सबऑर्डिनेट्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होती है। तो इसी वजह से जितने भी सेल्स पर्सन हैं या फिर एएसएम है या फिर सेल्स मैनेजर है, इन सबको पता होता है कि वो किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइन के अंदर एक लाइन सिस्टम में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको आप प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो। इसी वजह से कोई भी इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शिफ्ट करने की डेयर नहीं कर सकता, उसे उसको मानना ही होगा अगर वो प्रॉपर्ली अपने एक्ट को या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट नहीं करता है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट एडवांटेज इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर्स क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि यहां पर आप अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन करते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सेंट्रलाइज्ड वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सिंगल पर्सन होता है और उसके अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं। तो कुल मिला के अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंट्रलाइजेशन होने से क्विक और प्रॉम्प्ट वे में डिसीजंस को फॉलो किया जाता है, डिले नहीं होती है डिसीजंस को लेने में। एंड द नेक्स्ट वन इज द इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिंगल कंट्रोल है, एक लाइन सिस्टम में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया जाता है, इसी वजह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिव वे में मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज जब हम इस टाइप की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि अगर कोई चेंजेस होते हैं तो इनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स को फॉलो किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट्स और चेंजेस को फोकस कर सकते हो। ये पॉसिबल होते हैं इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जितने भी पर्सनल्स हैं उनको अपनी अथॉरिटी जो उनको डेलीगेट की गई है उसके लिमिट में रहते हुए अपनी वर्किंग को फॉलो करना होता है, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बहुत लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज रैपिड कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है क्योंकि ये बहुत एक सिंपल स्ट्रक्चर है, वेरी फ्यू पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और इसी वजह से कम्युनिकेशन बहुत फास्टर होता है इस टाइप के स्ट्रक्चर में। एंड द लास्ट वन इज द it develops strong sales executives and gives an opportunity to them to become more capable, honest and sincere executives, क्योंकि प्रॉपर अथॉरिटी सिस्टम क्रिएट किया जाता है तो यहाँ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके पास अपने आप को स्ट्रॉन्ग वे में डेवलप करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके बेसिस पर वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। ओके, so these all are the different advantages of line sales organization. Now we will discuss about some of the disadvantages. Advantages हैं इसके, लेकिन इसके साथ साथ कुछ disadvantages भी हैं लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। क्या क्या है disadvantages? The very first one is the यहाँ एक्चुअली वेरी फ्यू पर्सन्स आर इन्वॉल्व, इसी वजह से जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं इनको वर्क के साथ में ओवरबर्डन कर दिया जाता है, यानी कि इनके पास जरूरत से ज़्यादा वर्क होता है परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ओवरबर्डन होते हैं। नेक्स्ट वन इज द इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं कि ये स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस कर सके। एक ही पोजीशन पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को असाइन कर दिया जाता है, तो इसी वजह से जब हम एक सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये फिजिकल पॉसिबल नहीं है कि वो ईच और एवरी जॉब के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज को एक्वायर कर सके और उसको परफेक्ट वे में परफॉर्म कर सके, तो परफेक्शन नहीं आ पाता है इसी वजह से। नेक्स्ट वन इज द अगर
एक या दो की पर्सन्स एग्जिट कर जाएं तो इसका कंप्लीट एडवर्स इफेक्ट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, क्योंकि बहुत कम पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से भी अगर जो मास्टर माइंड पर्सन्स हैं या जो की पर्सनल्स हैं अगर वही चले जाए तो ऑटोमेटिकली इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पर एक बहुत बड़ा एडवर्स अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज, एक पर्टिकुलर पर्सन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और इसको प्रॉपरली कंप्लीट वे में फॉलो करना ये उसके लिए बहुत आसान नहीं होता है। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज दैट बिकॉज देयर इज नो और वेरी लिटिल अपवर्ड कम्युनिकेशन एज द सबऑर्डिनेट्स आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजंस टेकन बाय देयर बॉस ब्लाइंडली वेदर राइट और रॉन्ग। क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप के अपवर्ड कम्युनिकेशन को फोकस नहीं किया जाता, अगर होता भी है तो बहुत लिटिल होता है, ना के बराबर होता है। तो इसी वजह से जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें केवल और केवल उनके बॉस के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को फोकस करना होता है, यानी कि उन्होंने जो डिसीजन ले लिया उसी के बेसिस पर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है, चाहे उनका डिसीजन सही है या फिर गलत है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द, जो इस टाइप की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, it does not afford an opportunity for the subordinates to grow and develop as they are concerned with routine activities only। अगर मैं सेल्स पर्सनल्स की बात करूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इनको डेली बेसिस पर रूटीन एक्टिविटीज़ को फोकस करना होता है, और अगर आप एक ही रूटीन एक्टिविटी को फोकस करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। और इसी वजह से जो सेल्स पर्सनल्स हैं इस टाइप के सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ग्रो और डेवलप नहीं कर पाते हैं, वो एक ही लाइन पर बंद कर रह जाते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट क्या है इसकी ना, डिमेरिट ऑफ वन मैन कंट्रोल एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिंगल मैन कंट्रोल होता है और इसी वजह से सिंगल मैन कंट्रोल की जितनी भी डिमेरिट्स हैं, फेवरेटिज्म आ सकती है, रेड टेपिज्म हो सकती है, ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट या डिमेरिट्स अवेलेबल हो सकती है वन मैन कंट्रोल की वजह से। नेक्स्ट डिमेरिट इज, इस टाइप की जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें इनोवेशन देखने को नहीं मिलता है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो केवल एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, दैट इज ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो, उसके अंदर कोई भी इन्वेंशन या इनोवेशन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। काम करने के बहुत पुराने तरीके चल रहे हैं, नए तरीकों को फोकस नहीं किया जाता है, जो टेक्नोलॉजीज यूज़ किया रही हैं, जो टेक्निक्स यूज़ किया रही है पुरानी सेल्स के रिगार्डिंग उन्हीं को फोकस किया जाता है, नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी रहती है, डिसएडवांटेज रहती है इस टाइप के सेल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। एंड द लास्ट वन इज द, कभी कभी ये देखने को मिलता है कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म और रेड टेपिज्म भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है, तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली अपने बॉस को कहते हैं ना कि बटरिंग करना, तो बटरिंग करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो फेवरेटिज्म के बेसिस पर बिना किसी परफॉर्मेंस के उन्हें प्रॉपर प्रमोशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, द नेक्स्ट type of sales organizational structure we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.